Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो मेन कोर्स ऑफ कंपैरेटिव इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है मीनिंग्स एंड यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस फॉर एक्सरसाइज 5। तो आइए एक्सरसाइज 5 के लिए मीनिंग्स एंड यूसेज ऑफ प्रेपोजिशंस के लिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले इस वीडियो में एट, इन और ऑन ये तीन प्रेपोजिशंस हैं और इनको इसमें सबसे पहले कंपेयर करके दिखाया गया है। तो कंपेयर करते हैं और देखते हैं। एट, इन, ऑन। तो नंबर 1, एट इंडिकेट्स अ डेफिनेट पॉइंट विद इन एन एरिया। किसी निश्चित एरिया में एट किसी पॉइंट को दिखाता है, यानी किसी स्थान को दिखाता है, स्थान के किसी पॉइंट को दिखाता है। हमने कहा ही इज एट होम, तो यहां पर ये ही इज एट होम और एट की हिंदी यहां पर होती है पर। तो ही इज एट होम यानी वह घर पर है, यानी घर के एरिया में वह है। कॉल मी एट माई ऑफिस, मतलब ये जो होम है, जैसे कहा कि विद इन एन एरिया, तो किसी एरिया में ये होम है, उस पर्टिकुलर होम ये जो है वह पर्टिकुलर पॉइंट है। इसी तरह से कॉल मी एट माय ऑफिस, तो ऑफिस एक पर्टिकुलर पॉइंट है किसी एरिया में, उस ऑफिस पर आप कॉल करिए, तो ऑफिस पर कॉल करिए, कॉल मी एट ऑफिस। तो ये ऑफिस जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब मैंने पिछले वीडियोस में ऐसे भी बताया था, इन द एरिया ऑफ। जैसे अगर मैंने कहा इन द एरिया ऑफ मींस अराउंड दिस प्लेस, नियर दिस प्लेस, ये भी होता है एट का मतलब। अगर मैंने कहा ही इज एट होम मींस ही इज इन द एरिया ऑफ होम, और ही इज नियर होम, ही इज अराउंड होम, और ही इज इन द टच ऑफ होम, ऐसे भी हम कह सकते हैं। यानी कि वह एट का मतलब हिंदी में तो पर होता है, लेकिन के नजदीक है या के आसपास है, ये मीनिंग होता है एट का। अगर जब हम पर कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि छत पर वह खड़ा है। अगर इस तरह का कोई मतलब गलत फहमी होती है तो उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि पर का अर्थ हम ऐसे भी लगाते हैं, जैसे पेन टेबल पर है तो टेबल के ऊपर है, तो उस संदर्भ में पर का अर्थ यहाँ नहीं होता है। यहाँ पर का अर्थ होता है के नजदीक। तो ये घर किसी पर्टिकुलर एरिया में घर है, तो उस मतलब एरिया में तो बहुत सारी चीजें होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट है घर। यहाँ पर वह है, कहने का तात्पर्य यह है। कॉल मी एट माई ऑफिस, तो ऑफिस पर वह है, यानी कि ऑफिस पर कॉल करने के लिए कहा है। इन इंडिकेट्स एन एरिया विद इन, और इन जो है वह एरिया को इंडिकेट्स करता विद इन, यानी किसी विद इन इनक्लोजर्स, विद इन बाउंड्रीज। इन जो है किसी पर्टिकुलर मतलब एरिया, इनक्लोजर्स यानी कोई चारों तरफ से कोई बंद है कोई चीज, उसके अंदर किसी एरिया को इंडिकेट करता है, या बाउंड्रीज के अंदर किसी एरिया को इंडिकेट करता है इन। जैसे ही इज इन द बिल्डिंग, तो मतलब बिल्डिंग का एरिया है उसके अंदर है, यानी क्लोज्ड बाय द बाउंड्रीज और इनक्लोजर्स ऑफ बिल्डिंग। तो यहां पर वह बिल्डिंग के अंदर है, यानी अंदर की स्थिति को दिखाता है, यानी कि चारों तरफ से किसी बाउंड्री से वह बंद है। शी लिव्स इन इंग्लैंड या इन यूरोप, तो ये क्या है, ये इंग्लैंड और यूरोप, ये भी एक बाउंड्री को और इनक्लोजर को दिखाता है, और इस एरिया के अंदर है, मतलब इस एरिया से बाहर नहीं है। तो इन इंडिकेट्स एन एरिया विद इन, मतलब किसी बाउंड्री के अंदर की स्थिति को दिखाता है, और एट नियर को दिखाता है, किसी जगह के नजदीक है, मतलब के आसपास ही है, उस जगह के टच में है, यह दिखाता है। थर्ड पॉइंट इज इन इंडिकेट्स वॉल्यूम एज वेल। तो ये वॉल्यूम क्या होता है, किसी कंटेनर, किसी रूम, किसी टंकी के अंदर की जो हवा होती है, उसमें कितनी हवा आती है, उसको हम वॉल्यूम कहते हैं। तो उस वॉल्यूम को भी इन दिखाता है, यानी हम ऐसे भी कहते हैं देयर आर सम एग्स इन दिस बास्केट, तो बास्केट के वॉल्यूम में एग्स हैं, तो मतलब बास्केट के अंदर है, उस वॉल्यूम के लिए भी इन का प्रयोग किया जाता है। मतलब हिंदी सीधी सी है कि एट की हिंदी पर होती है
और यहाँ पर का मतलब के नजदीक होता है और इन का मतलब हिंदी में मैं होता है। और जहां जहां हिंदी में हम मैं यूज करते हैं पर्टिकुलरली इन अर्थों में, जैसे कि वॉल्यूम के लिए भी हम मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ इनका प्रयोग उचित है। यह है इसका संदर्भ। आई सो अ सेल्यूलर फोन इन हिज पॉकेट, तो इन हिज पॉकेट मतलब इन द वॉल्यूम ऑफ हिज पॉकेट, यानी उसके पॉकेट के अंदर, पॉकेट के अंदर मतलब पॉकेट के वॉल्यूम में हमने सेल्यूलर देखा, सेल्यूलर फोन देखा। तो अंतर है कि उसकी पॉकेट में हमने उसकी पॉकेट में हमने सेल्यूलर फोन देखा। फोर्थ पॉइंट इज ऑन इंडिकेट्स सरफेस, तो एट हो गया, इन हो गया। अब ऑन क्या करता है, ऑन सरफेस को दिखाता है, यानी तल को इंडिकेट करता है या इंगित करता है। देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल, यानी ये किसी सरफेस को दिखाता है, किसी तल पर। जहां एट किसी पॉइंट को, स्थान को दिखाता है, इन किसी अंदर यानी बाउंड्रीज के अंदर या वॉल्यूम के अंदर किसी चीज को दिखाता है, वहीं ऑन सरफेस को दिखाता है किसी तल के ऊपर कोई चीज है। तो देयर आर पिक्चर्स ऑन द वॉल, या यानी तल पर, यानी कि वॉल के सरफेस पर, तल पर पिक्चर्स हैं। यह बात यहां पर हम समझते हैं। कई बार कुछ चीजें, हाँ। इसके बाद है देयर आर कैट्स ऑन द रूफ, तो ये भी रूफ का एक तल है, उसके ऊपर कैट्स हैं। अभी ऑन के विषय में और भी हम पढ़ेंगे। ड्रिंक्स आर ऑन द फील्ड नाउ, ड्रिंक्स जो है वो फील्ड पर है, यानी कि तल पर है। ये फील्ड एक तल है और एक सरफेस है, उस पर ड्रिंक्स है। और इसी तरह से रूफ एक सरफेस है और उसके ऊपर कैट्स हैं। यहाँ आगे शायद आएगा, लेकिन पीछे भी मुझे अभी ध्यान नहीं है कि पीछे के वीडियोस में आया है कि नहीं आया है, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऑन का मतलब होता है टचिंग द सरफेस ऑफ समथिंग, यानी और भी होते हैं ऑन, जब पढ़ेंगे तब उसमें आएगा। देखिए यहाँ इन और ऑन है, इसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ भी मैं बता दूं कि जो सरफेस को टच करती हुई कोई चीज होती है उसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। देयर आर कैट्स टचिंग द सरफेस ऑफ द रूफ, सरफेस ऑफ द रूफ ऐसे कर सकते हैं, यानी रूफ के सरफेस पर कैट्स है। इसी तरह ड्रिंक्स आर टचिंग मीन्स ऑन द फील्ड नाउ, तो यहाँ टचिंग द सरफेस ऑफ फील्ड। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ड्रिंक्स मतलब पर्टिकुलरली उन बॉटल्स जो है ड्रिंक के लिए, उन बॉटल्स वगैरह को टच, उसको छुआया जा रहा है सरफेस से, लेकिन उसका मतलब वही ऐसा ही होता है। मतलब वो जो भी जिस वाहन से या जैसे भी हैं, जो भी लेकर के आए हैं, उसको लाने वाले लोग अब मैदान में है या मैदान पर है, ये कहा जाता है। तो उसके लिए ड्रिंक्स आर ऑन द फील्ड नाउ, इस तरह का सेंटेंस यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज एट प्लस नाउन। एट प्लस नाउन के माध्यम से टेम्पररी एक्टिविटी दिखाई जाती है, यानी एट के साथ अगर नाउन का यूज करते हैं और वो एक्टिविटी है कोई, तो इसका मतलब है वो टेम्पररी एक्टिविटी है। जैसे ही इज एट प्ले, ही इज एट प्ले मतलब कि वह प्ले पर है या प्ले में है, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये टेम्पररी एक्टिविटी है, यानी जल्दी ही ये बंद हो जाएगी, यानी बंद होने वाली एक्टिविटी है ये। दे आर एट वर्क, दे आर एट वर्क मतलब वे काम पर हैं, यानी कि जिस काम पर है वो टेम्पररी एक्टिविटी है, वह बंद हो जाएगा, चाहे शाम को बंद हो जाएगा या 4 दिन बाद, वॉट एवर इट इज, लेकिन ये टेम्पररी एक्टिविटी है। टेम्पररी एक्टिविटी का मतलब ये है कि यह बंद होने वाला कार्यक्रम है। जब हम कहते हैं सिक्स्थ पॉइंट इज इन, तो जहां एट इन टेम्पररी एक्टिविटी को दिखाता है, लेकिन अगर हम इन के साथ कोई नाउन कहते हैं तो हम उसको परमानेंट एक्टिविटी मानते हैं, या परमानेंट ऑक्यूपेशन मानते हैं, या प्रोफेशन जो है वो हम परमानेंट उसको मानते हैं। जैसे शी इज इन पॉलिटिक्स, तो मतलब ये जो पॉलिटिक्स है उसका परमानेंट एक्टिविटी है या परमानेंट प्रोफेशन है, ऐसे कह सकते हैं। दे आर इन द आर्मी, तो जो आर्मी है वह इनका परमानेंट प्रोफेशन है, कोई खत्म होने वाला या टेम्पररी नहीं है। तो इस तरह से एट टेम्पररी को इंडिकेट करता है एंड इन परमानेंसी को इंडिकेट करता है। सेकंड पॉइंट, इन एंड ऑन में और क्या अंतर है, तो ऑन प्लस डे और डेट, यानी कि ऑन के साथ अगर डे का नाम लिया जाए या फिर डेट का नाम लिया जाए तो उसके साथ ऑन आता है। जैसे ही विल गो होम ऑन संडे,
तो यहाँ संडे यानी डे का नाम है तो इसलिए उसके साथ ऑन आया है। आई वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 5, तो जो सेप्टेम्बर 5 है ये डेट है, यानी जब हमको डे का नाम या डेट का नाम लिखना हो या बोलना हो तो उसके साथ ऑन आता है। इसी तरह से ऑन प्लस टाइम प्लस डेट, अगर डेट दी गई है और उससे पहले टाइम लिखा हुआ है तो उसके लिए भी ऑन आता है। जैसे द डेलीगेशन लैंड्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 5, यानी कि यह पहले टाइम दिया गया है एंड उसके बाद फिर डेट दी गई है। तो टाइम क्या है, मॉर्निंग है, और डेट क्या है, मार्च 5 है, तो इसलिए इसके साथ यहाँ पर ऑन का प्रयोग किया गया है। द डेलीगेशन लैंड्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 5, यानी ऑन प्लस टाइम प्लस डेट, यह बात याद रखने की आवश्यकता है। इसी तरह से दी सेरेमनी स्टार्ट्स ऑन द इवनिंग ऑफ अप्रैल 7, यानी कि इवनिंग क्या है, टाइम है, एंड अप्रैल 7 क्या है, डेट है। तो अगर टाइम प्लस डेट आता है तो उसके साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑन प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बट नोट मतलब लेकिन यहाँ पर नोट करें, दी डेलीगेशन लैंड्स इन दी मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर जब डेट नहीं आती है, विदाउट डेट, यानी कि जब डेट नहीं आती है तब मॉर्निंग के साथ, तब मॉर्निंग बड़ा टाइम हो जाता है और तब इसके साथ इन का प्रयोग किया जाता है। दी डेलीगेशन लैंड्स इन द मॉर्निंग, डेट नहीं है तो इन द मॉर्निंग, डेट है तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ मार्च 5 या ऑन द मॉर्निंग मार्च 5, इस तरह से कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, अगर डे और डे का नाम आया है और उसके बाद टाइम आया है तो उसके लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दे आर अराइविंग ऑन संडे मॉर्निंग, यानी डे का नाम आया है और उसके बाद टाइम आया है तो इस स्थिति के लिए भी हम ऑन का प्रयोग करते हैं। दे आर अराइविंग ऑन संडे मॉर्निंग। आई बिगिन द वर्क ऑन मंडे इवनिंग, तो यहाँ पर टाइम और डे का नाम आया है तो इसलिए यहाँ पर ऑन आया है। बट नोट, लेकिन कृपया ध्यान दें, दे आर अराइविंग इन द इवनिंग, यहाँ पर कोई क्या है, यहाँ टाइम तो आया है लेकिन डे का नेम नहीं आया है। जब डे का नेम नहीं आया है तब हम इन दी इवनिंग का प्रयोग करते हैं। दे आर अराइविंग इन दी इवनिंग। इसी तरह से इन टाइम और ऑन टाइम में क्या डिफरेंस होता है या क्या क्या अंतर होता है। तो इन टाइम मीन्स अ लिटिल बिफोर द टाइम शेड्यूल्ड और अरेंज्ड, जो टाइम शेड्यूल किया गया है या अरेंज किया गया है उससे थोड़ा सा पहले, ये तो मतलब होता है इनका। इन टाइम मतलब अगर हमने कहा ही इज इन टाइम, दे आर इन टाइम, तो इसका मतलब है कि जो टाइम दिया गया है, अरेंज किया गया है या जो शेड्यूल किया गया है उससे थोड़ा सा पहले। ऑन टाइम का मतलब होता है, ऑन टाइम मीन्स स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू अ टाइम टेबल अरेंज्ड ऑलरेडी। तो ऑन टाइम का मतलब होता है कि जो टाइम टेबल अरेंज किया गया है उसके स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू दैट, यानी कि अगर 6:57 पर किसी ट्रेन को आना है स्टेशन पर, तो चाहे वह 2 घंटे पीछे कहीं खड़ी रहे लेकिन स्टेशन पर वो 6:57 पर ही आएगी, तो उसको हम कहते हैं ऑन टाइम। यदि कोई इनॉग्रेशन, हमने फीता काटने का कार्यक्रम 5:40 पर रखा है तो हम घड़ी से देख करके वही हमने किया, उसी तरह से 5:40 और 30 का ही हमने किया, तो दैट इज ऑन टाइम। या मतलब हम कोई स्कूल का टाइम है 7 बजे का है और 7 बजे एग्जैक्ट 7 बजे ही सभी बच्चे पहुंचते हैं तो ऑन टाइम। या एग्जैक्ट 7 बजे का कोई कार्यक्रम है और वह कार्यक्रम एग्जैक्ट 7 बजे ही शुरू हो जाता है तो ऑन टाइम। लेकिन अगर 7 बजे से पहले शुरू हो जाता है तो इन टाइम कहा जाता है। सो ही गॉट बैक इन टाइम, यहाँ पर he got back in time for lunch, the train arrived on time, तो he got back in time for lunch, यानी लंच के लिए वह पहले ही आ गया टाइम से तो इन टाइम हो गया। the train arrived on time, यानी और ट्रेन अपने टाइम पर ही आई, जो फिक्स था, अरेंज्ड था, जो शेड्यूल्ड था, तो उसके लिए ऑन टाइम। मतलब कि अगर 6:57 था तो 6:57 पर ही ट्रेन आई तो ऑन टाइम। और लंच का जो 6 o'clock या फिर 5 o'clock, नहीं, लंच का तो मतलब 1 o'clock या 2 o'clock होगा,
तो जैसे 1:30 था लंच का टाइम, तो वह 1:25 पर ही पहुंच के, दैट इज इन टाइम। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन अ चेयर विदाउट आर्म्स। जो चेयर विदाउट आर्म्स होती है उनके लिए ऑन अ चेयर यूज किया जाता है, एंड जो चेयर्स विद आर्म्स होती है यानी जिनमें कोई आर्म्स वगैरह लगी हुई होती है चेयर्स में, उनके लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज सिटिंग ऑन अ चेयर लिसनिंग टू द न्यूज, यानी वह चेयर पर बैठा है और न्यूज सुन रहा है, तो यह सिटिंग ऑन अ चेयर मतलब विदाउट आर्म्स के लिए है। ही इज सिटिंग इन एन आर्म चेयर लुकिंग क्वाइट रिलैक्स्ड। तो यहाँ इन एन आर्म चेयर मतलब सीधी सी बात है कि उसमें आर्म्स है और कंफर्टेबल चेयर में बैठा हुआ है। तो आर्म्स वाली चेयर के लिए हम इन, और विदाउट आर्म्स के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इन एंड विद इन। इन एंड विद इन का मतलब क्या होता है? ओके, इन एंड विद इन। ओके, तो इन एंड विद इन का मतलब क्या होता है? नंबर वन, इन इंडिकेट्स एट द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम दिया गया है उसके पीरियड के अंत तक भी कोई चीज हो सकती है, तो हम उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही विल गेट बैक होम इन अ वीक। इन अ वीक का मतलब यह है कि अगर वीक का लास्ट डे संडे है तो संडे की शाम तक भी आ सकता है, संडे के रात में 12 बजे तक भी आ सकता है, और अगले दिन मंडे के सुबह भी आ सकता है, तो उसको भी इन अ वीक ही माना जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द वीक मतलब कभी भी आ सकता है, तो उसके लिए हम कहेंगे इन अ वीक। लेकिन अगर हम कहते हैं विद इन इंडिकेट्स बिफोर द एंड ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन विद इन का मतलब होता है कि जो पीरियड हम बता रहे हैं उसके पहले, उसके खत्म होने से पहले। तो अगर हम कहते हैं ही विल गेट बैक होम विद इन अ वीक, तो इसका मतलब हुआ बिफोर द एंड ऑफ द वीक, यानी कि वीक खत्म हो उससे पहले ही। तो दिस इज ऑल अबाउट इन एंड विद इन। इसके बाद है इन एंड विद। तो इन एंड विद का मतलब क्या है? नंबर वन, विद प्लस ए पेन और अ पेंसिल, यानी विद इज यूज्ड बिफोर पेन एंड पेंसिल टू एक्सप्रेस मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स व्हेन दीज, यानी आगे हम चलेंगे तो बाद में यहाँ नहीं लौट पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ बात क्लियर कर देते हैं कि विद का प्रयोग पेन और पेंसिल के साथ किया जाता है जब इसको हम टूल के रूप में यूज कर रहे होते हैं। विद इज यूज्ड बिफोर पेन एंड पेंसिल टू एक्सप्रेस मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स, जब इनको हम किसी मीन्स यानी साधन के रूप में या फिर इसको इंस्ट्रूमेंट के रूप में अर्थात टूल के रूप में जब हम इसको दिखा रहे हो, तब हम इनके साथ आर्टिकल यहाँ ए आता है, आर्टिकल ए या एन जो भी होगा अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू द वर्ड, तो वह आर्टिकल आएगा। अगर वह आर्टिकल आएगा तो हम इसको यहाँ एक आर्टिकल यानी साधन मान रहे हैं, और इसलिए तब उसके साथ हम विद का यूज करते हैं, विद अ पेन पेंसिल, इस तरह से कहते हैं। लेकिन अगर वह आर्टिकल नहीं है तो फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। तो नाउन्स आर प्रेसिडेड बाय ए, यानी अगर इन नाउन से पहले ए आया है तो फिर उनके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे शी इज राइटिंग विद अ पेन पेंसिल, यानी अगर इनके आगे पेन और पेंसिल के आगे ए आया है तब तो उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं और इन का प्रयोग नहीं करते। यहां पर हम इसको हम ऐसा इसको टूल मानते हैं, इसलिए हम यहां पर इसके साथ विद का प्रयोग करते हैं। जब आर्टिकल ए आता है तो हम इसको टूल मानते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इनके साथ हम प्लस पेन और पेंसिल भी यूज करते हैं, या पेन और पेंसिल के साथ हम इन भी यूज करते हैं। जब हम इन यूज करते तब हम इसको मीडियम मानते हैं। पेन एंड पेंसिल विदाउट ए टेक इन टू एक्सप्रेस मीडियम, यानी कि मीडियम यानी तब हम इसको माध्यम मानते हैं। लिखने का माध्यम क्या है?
जैसे ठीक जैसे हम कहते हैं कि किसी बात को कहने का माध्यम भाषा होती है, उसी तरह से लिखने का माध्यम पेन और पेंसिल होते हैं। तो जब यह बात कहनी होती है तब हम यहाँ पर ए नहीं लगाते हैं, और ए नहीं लगाते हैं तो तब उसके साथ हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे पेन एंड पेंसिल विदाउट ए टेक इन टू एक्सप्रेस मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल वी ऑफन राइट इन पेन, पेंसिल, बॉल पॉइंट पेन एटसेट्रा। यानी वी ऑफन राइट, हम ज्यादातर लिखते हैं किससे, पेन से, पेंसिल से और बॉल पॉइंट पेन से लिखते हैं। तो जो हमारा माध्यम है लिखने का वो ये है। ये बात हम इंग्लिश में कहते हैं। इसके लिए हम हिंदी में तो से ही शब्द कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम उसके लिए इन का प्रयोग करते हैं। और यहाँ जब हम इनका प्रयोग कर रहे होते तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिखने के माध्यम है। इंक से हम लिखते हैं, यानी इंक हमारे लिखने का माध्यम है, तो इन इंक यूज करते हैं उस समय। यानी माध्यम के लिए जब भी यूज करेंगे तो इन प्रयोग करेंगे, और टूल के रूप में जब भी हम यूज करेंगे तो तब उसके साथ ए और एन आएगा, आर्टिकल आएगा, और तब उसके साथ हम विद का यूज करते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज इनटू। इनटू का क्या प्रयोग है, तो इनटू का क्या प्रयोग है यह हमको समझना चाहिए। अब पहला जो पॉइंट है इनटू के विषय में, प्लेस यानी इनटू किसी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे, एंट्रेंस और मूवमेंट टू अ प्लेस इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड। यानी इनटू का जो प्रयोग किया जाता है वो एंट्रेंस या मूवमेंट दिखाने के लिए किसी प्लेस में, टू अ प्लेस इनसाइड फ्रॉम आउटसाइड, यानी बाहर से और उसके किसी प्लेस के अंदर जाने के एंट्रेंस या मूवमेंट को इनटू दिखाता है। या इनटू का प्रयोग करके हम बाहर से अंदर जाने के मूवमेंट को दिखाते हैं। शी केम इनटू माय रूम, तो बाहर से अंदर, रूम के अंदर जाने को इनटू शब्द, यानी शी केम इनटू माय रूम, वह मेरे कमरे में आई। तो इनटू मतलब गति दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग होता है। ही इज डाइविंग इनटू द लेक, तो ये भी बाहरी वातावरण से पानी के वातावरण में यह गया, तो ही इज डाइविंग, यानी कि तो इसलिए यहां पर इनटू का प्रयोग किया गया। चेंज इन शेप और फॉर्म, किसी की शेप और फॉर्म में कोई चेंज लाने के लिए भी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ट्रांसलेट दिस इनटू इंग्लिश, यानी पहले किसी की फॉर्म हिंदी या कोई और भाषा है एंड ट्रांसलेट इट इनटू दिस इनटू इंग्लिश, तो उसकी फॉर्म चेंज हो रही है। अ कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई, तो यहाँ इसकी फॉर्म चेंज हो रही है। पहले वह कैटरपिलर है और उसके बाद अब वह क्या है, बटरफ्लाई हो गया। तो यह बटरफ्लाई हो जाता है, तो यहाँ उसकी फॉर्म चेंज हो रही है और यहाँ शेप भी चेंज हो रही है, हम कह सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट इज, तो एक तो प्लेस के अंदर मूवमेंट दिखाने के लिए, दूसरा शेप और फॉर्म में चेंज दिखाने के लिए, एंड थर्ड पॉइंट इज चेंज इन स्टेट और कंडीशन, यानी कि अवस्था में परिवर्तन दिखाने के लिए, स्थिति अथवा अवस्था में परिवर्तन दिखाने के लिए हम इनटू का यूज करते हैं। शी गॉट इनटू ट्रबल, ही फ्लू इनटू अ रेज, ही फ्लू इनटू अ रेज। तो शी गॉट इनटू ट्रबल और ही फ्लू इनटू अ रेज, यानी गुस्से में आ गया, इसके लिए फ्लू इनटू अ रेज वर्ड यूज किया जाता है। तो ये दोनों ही क्या है, उसकी अवस्था को, यानी उसकी अवस्था क्या थी, पहले कुछ और थी और अब वह ट्रबल यानी मुसीबत में है, और अब यहाँ वह रेज में है। तो इस तरह से यहाँ पर हम स्टेट और कंडीशन दिखाने के लिए भी, मतलब किसी एक अवस्था या स्थिति से दूसरी में प्रवेश करने के लिए या किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं, या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू गति दिखाता है। इन एंड इनटू, तो इन एंड इनटू का यहाँ पर क्या मतलब अर्थ है, देखिए इनका कंपैरिजन। इन इंडिकेट्स अ स्टैटिक पोजीशन, स्टैटिक मतलब स्थिर अवस्था को दिखाता है, कहीं कोई चीज स्थिर है उसके लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। तो इन इंडिकेट्स अ स्टैटिक पोजीशन, ही इज इन हिज रूम, यानी यहाँ पर वह स्थिर है, स्टैटिक है, सो ही इज इन हिज रूम, वो अपने कमरे में है। इनटू इंडिकेट्स मोशन और मूवमेंट विद इन एन एरिया फ्रॉम आउटसाइड, और इनटू बाहर से अंदर की तरफ कोई मूवमेंट, यानी बाहर की
तरफ से, किसी एरिया के बाहर की तरफ से उसके अंदर की तरफ के लिए कोई मूवमेंट या कोई गति दिखाता है, उसको, उसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही केम इनटू माय रूम, वह मेरे कमरे में आया, तो वह बाहर से, बाहर के क्षेत्र से वह कमरे के अंदर के क्षेत्र में गया, तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया गया। थर्ड पॉइंट, इन इंडिकेट्स स्टेट और कंडीशन। इन जो है वह स्थिर मतलब स्टेट और कंडीशन को दिखाता है, नहीं अवस्था को, स्थिति अथवा अवस्था को दिखाता है। ही इज इन अ गुड मूड, उसकी जो अवस्था है वह कैसी है, अच्छी है। तो इन ए गुड मूड या मूड को दिखाता है, कंडीशन को दिखाता है इन। लेकिन इनटू इंडिकेट्स अ चेंज इन स्टेट और कंडीशन। जब किसी की स्टेट और कंडीशन चेंज होती है तो उसके लिए इनटू का प्रयोग किया जाता है। ही फ्लू इनटू अ रेंज, यानी पहले कैसा था, गुड मूड में था, और गुड मूड से किस में आया, अब उसकी जो कंडीशन है या उसकी जो स्टेट है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, अब वो रेज हो गया। तो इसलिए गुड मूड से रेज में आने के लिए यहां इनटू का प्रयोग किया गया। तो यह चेंज इन कंडीशन दिखाता है, और इन यहां पर इन मतलब स्टेट और कंडीशन को दिखाता है, और इनटू चेंज इन स्टेट और कंडीशन को दिखाता है। 7th पॉइंट इज ऑव। ऑव का कहां पर और क्या क्या प्रयोग है इस विषय पर। तो ऑव सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है कि ऑव यहां रिलेशनशिप को दिखाता है, रिलेशनशिप और ओनरशिप को दिखाता है। यानी कि हमारे किसी से संबंध है या किसी चीज पर हमारा मालिकाना हक है, इस चीज को ऑफ दिखाता है। ही इज अ कजिन ऑफ माइन, शी इज अ फ्रेंड ऑफ रानीज, यानी वह, मतलब यहाँ पर ऑफ का जो मीनिंग हिंदी में होता है का के, कि ही इज अ कजिन ऑफ माइन, यानी वह मेरी कजिन है, कहेंगे तो यही शी इज अ फ्रेंड ऑफ रानीज, यानी वह रानी की कजिन है। सॉरी, शी इज अ फ्रेंड ऑफ रानीज, यानी रानी की बहुत सारी फ्रेंड्स हैं, उनमें से वह एक है, या रानी की वह एक फ्रेंड है, ऐसे भी कह सकते हैं। पोजेशन ऑफ क्वालिटी, यानी क्वालिटी का पोजेशन दिखाने के लिए भी, यानी क्वालिटी पर आपका एकाधिकार है, यह दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, ही इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, यानी उसके वर्ड सिलेक्शन के लिए, वर्ड प्रयोग के लिए, या फिर वर्ब के आपका वर्ड के साथ अपने आप को स्टिक बनाए रखने के लिए वह जाना जाता है, या वह लेटर्स लिखने के लिए या लेटर्स के लिए वह जाना जाता है। लेटर्स पर उसका कमांड अच्छा होने के कारण वह जाना जाता है। तो ही इज अ मैन ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर्स से संबंधित उसके अंदर क्वालिटी है। यहाँ वर्ड से संबंधित हम कहते हैं वह आदमी अपने बात का पक्का है, यानी कोई व्यक्ति अपने शब्द से या अपनी बात से स्टिक यानी चिपका रहता है, उससे दृढ़ रहता है, तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये एक क्वालिटी है, इसके लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। दिस वर्क इज ऑफ द हाईएस्ट कैलिबर, तो यह भी एक हाईएस्ट कैलिबर क्या है, ये भी एक गुणवत्ता है, तो गुणवत्ता दिखाने के लिए यहाँ पर फिर से ऑफ का प्रयोग किया गया। दिस वर्क इज ऑफ हाईएस्ट कैलिबर, यह जो काम है वह हाईएस्ट कैलिबर का है। थर्ड इज पार्ट ऑफ समथिंग। ऑफ से हम कोई चीज किसी चीज का हिस्सा है, यानी कोई चीज किसी चीज का पार्ट है, तो उसके लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। द की ऑफ दिस लॉक, यानी जो की है वो लॉक का हिस्सा है, तो द की ऑफ दिस लॉक इज मिसिंग, तो यहां भी ऑफ की हिंदी काके की ही आ रही है, इस लॉक की। द ब्रेक ऑफ दिस कार, यानी कि इस कार के ब्रेक, यानी कि ब्रेक जो है वो इस कार का पार्ट है। तो कोई चीज किसी चीज का हिस्सा है, अंग है, पार्ट है, तो उसके लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑफ की हिंदी होती है का के की। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज पार्ट ऑफ होल। तो जिस तरह से यहाँ पार्ट है उसी तरह से पार्ट ऑफ होल, यानी किसी पूरे का कोई आप हिस्सा है, उसके लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, होल का मतलब क्या है, ऑफ एन इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। जैसे राजीव इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब, तो राजीव जो है वह इस क्लब का मेंबर है, तो राजीव इज पार्ट ऑफ, राजीव इज अ मेंबर ऑफ दिस क्लब, यानी राजीव इज अ मेंबर एज द पार्ट ऑफ दिस क्लब, ऐसे हम कह सकते हैं, यानी कि इस क्लब का मेंबर है। तो का के की के अर्थ में यहाँ
ऑफ का प्रयोग किया गया। मिनी इज अ टीचर ऑफ दिस स्कूल, यानी कि एज एक टीचर के रूप में मिनी इस स्कूल का हिस्सा है, पार्ट है, यह कहने के लिए यहाँ ऑफ का प्रयोग किया गया है। इसकी भी हिंदी काके की है। इसी तरह से ओरिजिन और सोर्स दिखाने के लिए कि कोई चीज कहाँ से ली गई है, यह दिखाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो द प्लेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर आर एज ग्रेट एज हिज पोएम्स, यानी कि यहाँ प्लेज ऑफ रविंद्रनाथ, तो रविंद्रनाथ का ये मूल जो प्लेज है वो रविंद्रनाथ से आए हैं, ये दिखाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। द प्लेज ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर हम लिखते हैं। इसी तरह से द पीपल ऑफ दिस कंट्री, तो ये जो पीपल है इनका जो ओरिजिन है, मूल है, सोर्स है, वह क्या है, वो यह कंट्री है, यानी ये लोग कहाँ से आए, इस कंट्री से आए हैं। तो इसलिए इनकी ओरिजिन या मूल दिखाने के लिए, यानी देश के लोग, तो यहाँ भी ऑफ की हिंदी काके की ही है। एंड ओरिजिन दिखाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया गया है। देन इज 6 पॉइंट कॉज, तो कॉज दिखाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। दे डाइड ऑफ कोलरा, यानी कि बीमारी दिखाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। शी इज प्राउड ऑफ हर नोबल बर्थ, यानी नोबल बर्थ एक कारण है जिसके कारण उसे प्राउड है, गर्व है। तो शी इज प्राउड ऑफ हर नोबल बर्थ, तो लेकिन हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ भी काके की के लिए ही कहते हैं। हालांकि कोलरा, तो इसलिए तो जो से शब्द का प्रयोग किया जाता है वह वे कोलरा से मर गए, लेकिन कोलरा से मर गए मतलब कोलरा के कारण मर गए, तो यहाँ से के लिए ऑफ लगाया जाता है या के कारण के लिए ऑफ लगाया जाता है। शी इज प्राउड ऑफ हर नोबल बर्थ, यानी कि वह उसको अपने नोबल बर्थ पर गर्व है। तो यहाँ पर शब्द आता है, लेकिन इंग्लिश में इसको एक कारण माना जाता है और इसलिए इसके साथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज 7th पॉइंट इज कंसर्निंग, तो यहाँ ऑफ का अर्थ कंसर्निंग, कंसर्निंग मतलब अबाउट, यानी से संबंध, अबाउट मतलब ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, ऑन द मैटर ऑफ, ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, इस अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलेंगे और पेज को हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे पहले, तब इस तरफ आएंगे, ठीक है। अब है द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो रिजल्ट्स अबाउट द एग्जामिनेशन या रिजल्ट्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन हैव नॉट बीन अनाउंस्ड येट, या फिर एग्जाम परीक्षा के परिणाम अभी तक घोषित नहीं किए गए हैं। तो मीनिंग यहाँ भी काके की ही है, तो काके की में ज्यादातर यूज किया जाता है ऑफ का, हिंदी में कहेंगे। लेकिन जब किसी विषय पर कोई बात की गई है तो यह दिखाने के लिए भी, किसी चीज का कोई विषय दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है, यानी अबाउट के अर्थ में भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जॉन स्मिथ इज अ टीचर ऑफ इंग्लिश, तो ऑफ इंग्लिश मीन्स अबाउट इंग्लिश। तो इस तरह से काके की के अर्थ में, हिंदी में हम कहते हैं कि जॉन स्मिथ इंग्लिश के टीचर हैं, तो काके की के अर्थ में यहाँ भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मेजरमेंट के लिए भी कि वह मेजरमेंट किस चीज का है, तो यह दिखाने के लिए भी काके की के अर्थ में यहाँ पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। शी बॉट 5 किलोज ऑफ फिश, 5 किलोज फिश न कह करके शी बॉट 5 किलोज ऑफ फिश या शी बॉट 5 पाउंड्स ऑफ फिश, ऐसे कहते हैं। गिव मी अ शीट ऑफ पेपर, हिंदी में तो काके की यानी पेपर की एक शीट दे दो, तो शीट ऑफ पेपर ही कहते हैं। डिस्टेंस दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देयर इज अ स्विमिंग पूल विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ माई हाउस, ऑफ माई हाउस मतलब मेरे घर के 2 किलोमीटर के अंदर में, तो विद इन दिखाने के लिए भी, लेकिन विद इन दिखाने का मतलब है कि मतलब विद इन ऑफ के लिए नहीं आया है यहाँ। देयर इज अ स्विमिंग पूल विद इन 2 किलोमीटर्स ऑफ माई हाउस, यानी मेरे घर से, तो यहाँ हिंदी में तो से शब्द लगाते हैं, लेकिन चूंकि किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो किससे रिलेटेड है, माई हाउस से, तो इसलिए यहाँ मेरे घर के 2 किलोमीटर के अंदर में या एरिया में स्विमिंग पूल है, यह हम कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में हिंदी अर्थ इसका भी काके की ही है। दिस टाउन इज टू साउथ ऑफ पटना, यानी पटना के साउथ में, तो यहाँ काके की के अर्थ में
यानी इस तरह से हम साउथ ऑफ पटना, नॉर्थ ऑफ पटना, ईस्ट ऑफ पटना, वेस्ट ऑफ पटना, इस तरह से हम कह सकते हैं डिस्टेंस दिखाने के लिए। 10th इज टाइम दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देयर फर्स्ट चाइल्ड वॉज बॉर्न विद इन अ ईयर ऑफ देयर मैरिज। तो यहाँ ऑफ के साथ यानी कि शादी के 1 साल के अंदर अंदर, तो यहाँ भी काके की के अर्थ में टाइम को दिखाया जा रहा है। आई मेड मैनी रेजोल्यूशंस ऑन द 1st ऑफ जनवरी। तो यहाँ भी ऑन द फर्स्ट, फर्स्ट किसकी, जनवरी की, तो ये जो जनवरी है वह टाइम है। तो इस तरह से जनवरी को दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जा रहा है। एज दिखाने के लिए भी ही इज अ बॉय ऑफ 18, यानी कि वह 18 साल का लड़का है, या एज दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। मटेरियल दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। दिस इज अ हाउस ऑफ स्टोन, यानी यह घर पत्थर का है या पत्थरों का है, हालांकि स्टोन को सिंगुलर माना जाता है। दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, यह जो खिड़की है वह ग्लास की बनी हुई है या ग्लास से बनी हुई है, ऐसा भी कह सकते हैं, लेकिन प्रेपोजिशन यहाँ ऑफ आता है। तो मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज किया गया है किसी चीज को बनाने में, यह दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नोट, with not of is used to indicate an ingredient। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यदि किसी मटेरियल को इंग्रेडिएंट के रूप में प्रस्तुत किया गया होगा तब जो है उसके साथ विद आएगा, नॉट ऑफ, यानी कि ऑफ नहीं आता। यदि किसी मटेरियल को अगर यह कहा गया है कि कोई चीज इस पदार्थ से बनी है तब तो उसके साथ ऑफ आएगा, लेकिन अगर उसको इंग्रेडिएंट माना जाए, इंग्रेडिएंट का मतलब है कि जब कोई यहाँ पर जैसे कहा है ग्लास, तो ग्लास का मतलब यह है कि उसमें ग्लास की ही वो विंडो बनी हुई है, ग्लास का ही उस विंडो में यूज किया गया है। ग्लास बहुत सारी चीजों में से एक नहीं है। इंग्रेडिएंट का मतलब होता है कि जब हम कोई चीज बहुत सारी चीजों में से एक होती है, जैसे चाय बनाई हमने, तो चाय में चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, पानी भी है, दूध भी है और इलायची भी है, यानी ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है। दवाई बनाते हैं तो दवाई में एक बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं। तो इसी तरह सब्जी होती है, सब्जी में भी बहुत सारी चीजें मिलाई जाती हैं, कोई किसी एक चीज से सब्जी नहीं बनती है। तो जब बहुत सारी चीजों में से किसी एक चीज का नाम लेते हैं वो होता है इंग्रेडिएंट। तो जब इंग्रेडिएंट के रूप में किसी चीज का नाम लेते हैं तब हम उसके साथ विद प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, और जब इंग्रेडिएंट की तरह किसी का नाम नहीं लेते और वही एक ही चीज है जो जिससे कोई चीज बनी हुई है तब उसके साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी मेक स्वीट्स विद शुगर। तो यहाँ पर देखिए ये जो शुगर है वो एक इंग्रेडिएंट है विद शुगर, यानी कि केवल शुगर से स्वीट्स नहीं बनती हैं, लेकिन शुगर एक इंग्रेडिएंट है, उसमें और भी चीजें पड़ती हैं स्वीट्स में, लेकिन शुगर एक इंग्रेडिएंट है। यह दिखाने के लिए हम विद का प्रयोग करते हैं, यानी जब हमें यह कहना है कि ये बहुत सारी चीजों में से एक इंग्रेडिएंट है तब हम विद का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज ऑफ का प्रयोग करते हैं। 13th पॉइंट इज कलेक्शन ऑफ पीपल और थिंग्स, यानी लोगों का या चीजों का कोई कलेक्शन है वह दिखाने के लिए भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। हिंदी यहां भी काके की ही होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हियर इज अ बंच ऑफ कीज, यानी यहाँ पर कीज का बंच है, चाबी का गुच्छा हम सभी कहते हैं, तो चाबी का गुच्छा काके की के अर्थ में ऑफ का प्रयोग करते हैं। दिस इज अ टीम ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो जो टीम है वो किसकी है, प्लेयर्स की है, इंटरनेशनल प्लेयर्स की है, तो उसके लिए भी तो काके की के अर्थ में हमने यहाँ भी प्रयोग किया। और ये कलेक्शन किस चीज से बना है, मतलब यहाँ हमने कहा कि कोई चीज जैसे विंडो किस चीज से बनी है, यहाँ हम कह रहे कलेक्शन किस चीज से बना है, तो कलेक्शन ऑफ पीपल या कलेक्शन ऑफ थिंग्स के लिए भी तो ये जो बंच है वो क्या है, चीजों का कलेक्शन है, थिंग्स का कलेक्शन है। एंड टीम क्या है, टीम यहाँ पर आपका पीपल का कलेक्शन है, तो दोनों का एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरह से दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इसको थोड़ा सा
नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ, फ्रॉम और विद। चूंकि अभी हमने ऑफ के विषय में और विद के विषय में पढ़ा, तो ऑफ, फ्रॉम और विद का प्रयोग मीन्स इनमें इनका आपस में कंपैरिजन क्या है उस विषय पर यहाँ पर इसमें बात कर रहे हैं। तो ऑफ प्लस नाउन, यानी जब ऑफ के साथ नाउन का जो को यूज करते हैं तो यह कॉम्बिनेशन हमें क्या दिखाता है, डिनोट्स अ मटीरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग। किसी चीज को बनाने में कौन सा मटेरियल प्रयोग हुआ है यह दिखाता है। जैसे दिस डोर इज मेड ऑफ ग्लास, यानी इस डोर को बनाने में, दरवाजे को बनाने में ग्लास का प्रयोग हुआ है यह दिखाता है। फ्रॉम प्लस नाउन हमें क्या दिखाता है, फ्रॉम प्लस नाउन टू डिनोट्स अ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग। फ्रॉम प्लस नाउन भी हमको उस मटेरियल के विषय में बताता है जो मटेरियल हमें किसी चीज को बनाने में या बनाने के प्रोसेस में प्रयोग किया गया है। बट द मटीरियल चेंजेस इट्स फॉर्म एज अ रिजल्ट। लेकिन हम यह देखते हैं कि जो मटेरियल है उसमें वह अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है परिणाम स्वरूप, यानी जो भी घटना हो रही है, जिस तरह से चीजें बनाई जा रही हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप वह अपनी फॉर्म को चेंज कर देता है। जब किसी मटेरियल की फॉर्म चेंज हो जाती है तब उसके साथ हम ऐसी स्थिति में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। जैसे बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क चेंज हो करके और किस में चेंज हो जाता है, वह अपनी फॉर्म में, उसकी बटर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो इसलिए हमने कहा बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। इसी तरह से वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, तो ग्रेप्स होते हैं और ग्रेप्स अपनी फॉर्म चेंज करके वाटर के रूप में आ जाते हैं, तो इसलिए कहा जाता है वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। यानी कि जब हम फ्रॉम लगाते हैं तो उसमें वह रिएक्शन के कारण या जो भी है उसके कारण परिणाम स्वरूप, यानी जो भी होता है उसके परिणाम स्वरूप उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है। तो पहले ग्रेप्स की फॉर्म कुछ थी और उसके बाद फिर फॉर्म कुछ हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज विद प्लस नाउन, तो ऑफ प्लस नाउन हो गया, फ्रॉम प्लस नाउन हो गया। ऑफ में जिस चीज की कोई चीज बनी हुई है, मतलब एक ही मटेरियल से लगभग चीज बनी हुई है ऐसा कह सकते हैं, और उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है तब ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर किसी कोई मटेरियल प्रयोग किया जा रहा है और उसकी फॉर्म चेंज हो रही है तो फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर विद प्लस नाउन इंडिकेट्स एन इंग्रेडिएंट, विद प्लस नाउन का मतलब यह होता है कि उसमें एक से ज्यादा चीजें प्रयोग की जा रही हैं और जिस चीज का हम नाम ले रहे हैं वह एक इंग्रेडिएंट के रूप में, तब उसके साथ हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द मटेरियल्स यूज्ड इन मेकिंग समथिंग, ये किसका मतलब है, ये इंग्रेडिएंट का ही मतलब यहां पर है। एंड इस तरह से फॉर एग्जाम्पल वी कैन मेक अ हाउस विद ब्रिक, यानी ब्रिक जो है वह सिर्फ ब्रिक से नहीं बल्कि और भी मटेरियल है। तो बहुत सारा जो मटेरियल यूज किया गया है मकान बनाने में या किया जाता है उसमें से एक ब्रिक है। पुडिंग इज मेड विद मिल्क, तो यहाँ पर मिल्क जो है वह पुडिंग बनाने में यूज किया जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक नहीं है बल्कि इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स मीन्स और भी चीजें हैं इसको बनाने में, तो इसलिए यहाँ पर विद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज ऑफ नॉट ऑफ। यहाँ इसके प्रोनाउंसिएशन पर भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। जब OF होता है तब इसको हम ऑफ कहते हैं, और जब OFF होता है तब हम इसको ऑफ कहते हैं, ऑफ कहते हैं। तो इस तरह से ऑफ का क्या क्या प्रयोग है यह देखने की आवश्यकता है। ऑफ सेपरेशन, यानी कि अलगाव दिखाता है, अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से अलग जाने को, दूर जाने को दिखाता है ऑफ। जैसे शी फेल ऑफ द हॉर्स और लैडर, यानी इस तरह से कह सकते हैं कि जिस तरह से हम छत से कूदते हैं, यानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरने की स्थिति को हम ज्यादातर ऑफ से व्यक्त करते हैं। तो शी फेल यानी एक चीज से दूसरी चीज की तरफ हटते समय, जैसे ट्रेन चल रही है या ट्रेन खड़ी हुई ही है लेकिन उससे उतर के आप अलग हो गए, तो इस तरह के सेपरेशन को आप ऑफ, या छत पे खड़े छत से नीचे कूद गए, या टेबल पर खड़े हैं या टेबल या कोई चीज टेबल पर रखी और उससे नीचे गिर गई, तो उस ऐसी स्थिति के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो शी फेल ऑफ द हॉर्स या ऑफ द लैडर, यानी कि हॉर्स से नीचे
और लैडर से नीचे या फिर लैडर से दूर या हॉर्स से दूर आप गिर पड़े, यानी हॉर्स अलग हो गया, आप अलग हो गए। जब हॉर्स पर बैठे थे तब आप और हॉर्स एक ही दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब दोनों अलग अलग हो गए, इसी को हम कहते हैं सेपरेशन। या सीढ़ी पर आप थे तो आप और सीढ़ी एक ही दिखाई दे रही थी, लेकिन जब आप गिर पड़े तो आप अलग है और सीढ़ी अलग है, इसी को हम कहते हैं सेपरेशन। तो इसी तरह का सेपरेशन दिखाया जाता है। तो शी फेल ऑफ द हॉर्स और शी फेल ऑफ द लैडर, यानी कि से दूर आप गिर पड़े। कीप ऑफ द ग्रास प्लीज, यानी कि आप ग्रास से दूर रहिए। मेक द डिस्टेंस ऑफ द ग्रास, यानी ग्रास से दूर रहिए। कीप ऑफ द ग्रास का मतलब यह हुआ। सेकंड पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम समथिंग, मतलब किसी चीज से आप दूर हैं ये दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे माई हाउस इज ऑफ द मेन रोड, यानी मेरा घर मेन रोड से दूर है। तो माई हाउस इज ऑफ द मेन रोड, यानी मेन रोड पर नहीं है, मेन रोड से दूर है, यह कहने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज स्टेट और कंडीशन दिखाने के लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नॉट एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी, अगर कोई व्यक्ति किसी एक्टिविटी में एंगेज्ड नहीं है तो उसके लिए भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। यहां पहले मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा पार्ट को, फिर उसके बाद टॉप पर जाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाता हूं। तो जब आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो आप कहते हैं ही इज ऑफ ड्यूटी ना, मतलब ड्यूटी के एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। इट इज ऑफ सीजन, यानी कि सीजन एक्टिव नहीं है, तो इसके लिए भी यानी कंडीशन और स्थिति उसकी ऑफ होने की है, मीन्स नॉट वर्किंग, तो ही इट इज ऑफ सीजन। नाउ अच्छा फॉर कूलर्स, ऑफ इज द ऑपोजिट ऑफ ऑन, ऑन का ऑपोजिट होता है ऑफ, यानी जैसे हम कहते हैं ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, तो जब ऑन का आपको ऑपोजिट कहना होता है तो आप उसको ऑफ कहते हैं। जैसे टर्न ऑफ द लाइट, यहां पर ये भी होता है, मतलब ये एक अर्थ है टर्न ऑफ द लाइट, जहां हम आप ऑन यूज करते हैं किसी फ्रेज में या किसी इडियम वगैरह में, और अगर उसी में आपको ऑन का ऑपोजिट यूज करना होगा तो आप ऑफ करेंगे। यानी टर्न ऑन द लाइट अगर हम कहते हैं तो लाइट काम करने लगती है, तो अगर लाइट को बंद करना है तो उसके लिए हम ऑन के ऑपोजिट ऑफ को कहते हैं, तब लाइट को बंद कर दिया जाता है, टर्न ऑफ द लाइट। इसी तरह से स्विच ऑफ द फैन प्लीज, तो ये दोनों इस तरह से ऑन के ऑपोजिट बनकर भी काम करते हैं। ऑपोजिट एंड इन फ्रंट ऑफ, तो यहां ऑपोजिट और इन फ्रंट ऑफ का मीनिंग क्या है? ऑपोजिट मीन्स ऑन द अदर साइड, ऑपोजिट का मतलब होता है के दूसरी ओर, ऑन द अदर साइड यानी के दूसरी ओर। जैसे देयर इज अ रेस्टोरेंट ऑपोजिट माई हाउस, ऑपोजिट माई हाउस का मतलब मेरे घर के दूसरी ओर, यह मतलब होता है ऑपोजिट का। द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द पार्क, ऑपोजिट द पार्क मतलब ऑन द अदर साइड ऑफ द पार्क, यानी पार्क के दूसरी ओर जो है दैट इज लाइब्रेरी। द लाइब्रेरी इज ऑपोजिट द पार्क मीन्स पार्क के दूसरी तरफ। एंड इन फ्रंट ऑफ, सेकंड पॉइंट इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? इन फ्रंट ऑफ इंडिकेट्स नियरनेस, इन फ्रंट ऑफ नियरनेस को दिखाती है यानी नजदीकी को दिखाती है, और ये ऑपोजिट ऑफ बिहाइंड होता है, यानी बिहाइंड का ये ऑपोजिट होता है। अगर मैंने कहा समथिंग इज बिहाइंड माई हाउस तो घर के पिछले हिस्से पर है, और अगर मैंने कहा समथिंग इज इन फ्रंट ऑफ माई हाउस तो मेरे घर के फ्रंट हिस्से के सामने है। तो इसी तरह से इन फ्रंट ऑफ द म्यूजियम यानी म्यूजियम के सामने, देयर इज अ स्टैच्यू ऑफ अ ग्रेट मैन। राइट इन फ्रंट ऑफ द मेन बिल्डिंग स्टैंड्स एन ओल्ड बैनियन ट्री, यहाँ ये ध्यान दीजिए बनियान वगैरह नहीं होता है, बैनियन ट्री होता है, बैनियन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बैनियन ट्री। तो राइट इन फ्रंट ऑफ द मेन बिल्डिंग, राइट इन फ्रंट ऑफ द मेन बिल्डिंग का मतलब है मेन बिल्डिंग के सामने। एंड नेक्स्ट इज ओइंग टू और ड्यू टू, तो ओइंग टू का भी मतलब और ड्यू टू का दोनों का ही मतलब होता है के कारण। बोथ आर कंपाउंड प्रेपोजिशंस, दोनों ही कंपाउंड प्रेपोजिशंस है। कंपाउंड प्रेपोजिशंस उनको कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर के बने होते हैं, उनको कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो ओइंग टू में भी दो शब्द हैं और ड्यू टू में भी दो शब्द हैं, इसलिए हम इनको कंपाउंड प्रेपोजिशंस कह रहे हैं। मीनिंग बिकॉज ऑफ, और इनका मीनिंग बिकॉज ऑफ है यानी के कारण। They come in any position in the sentence, वो
सेंटेंस में किसी भी पोजीशन में आ सकते हैं। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू या ओइंग टू द ड्राइवर्स केयरलेसनेस, यानी एक्सीडेंट जो था वह ड्राइवर की केयरलेसनेस के कारण हुआ था। तो ड्यू टू मतलब के कारण, ओइंग टू मतलब के कारण। ड्यू टू ओइंग टू फॉगी वेदर यानी फॉगी वेदर के कारण, दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। द फ्लाइट वॉज कैंसल्ड यानी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया था। हर सक्सेस ड्यू टू और ओइंग टू हर हार्ड वर्क इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल। उसकी जो सक्सेस है, हर सक्सेस ड्यू टू और ओइंग टू हर हार्ड वर्क, उसके हार्ड वर्क के कारण, इज एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल, वो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। तो इस तरह से यहीं तक इस वीडियो में लिया जाना था। एंड इसके बाद दूसरा वीडियो 6 बहुत जल्दी आएगा। एंड जब तक वीडियो 6 आता है तब तक इसकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए, और तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।